अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास से इम्पोर्टेंट मौजू के मुतालिक, और वो ये है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अभी ही वो चाहते हैं कि यूजीसी नेट अरबिक की प्रिपरेशन करें, क्योंकि जल्द ही रिज़ल्ट आने वाला है पिछले एग्ज़ाम का, और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई डोमेन में अपने आप को लाना चाहते हैं। हालांकि अभी के टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लासेस जारी हो चुकी हैं। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लोग अपने घरों पे होते थे कोरोना काल में। ये अच्छी बात है कि कोरोना काल एक मुसीबत का ज़माना हम पर चला गया है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड भी कुछ बातें गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में कि अब जो क्लासेस शुरू हुई हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक बच्चे ऑनलाइन में चल रहे थे, वो अपने घर पे थे, उनको क्या, तो उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बच्चा आज उसको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बैक जाके देखूँ, मैंने जो प्रिपरेशन की थी, तो मुझे भी लगता है कि मैंने उसी तरीके से प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अगर बच्चा शुरुआत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आपका सिलेबस देखना चाहिए। ठीक है, किसी कोई पेपर अरबिक का है, जैसे उसका सिलेबस वो देखे, उठा कर देखे। इसी तरीके से जो आपका जनरल पेपर है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है, उसका भी सिलेबस देखे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे, जितने भी सवालात हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरीके के रूमर्स और अफवाहें उनके अंदर फैली हुई हैं, तो उनको ख़त्म करें। जैसे एक अफवाह मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जो बड़े बड़े टीचर्स भी उनको नसीहत करते हैं, बताते हैं, या इसी तरीके से सीनियर्स भी उनको बताते हैं, वो क्या है कि आप एलिजिबल होते हो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एमए के 3rd सेमेस्टर में। ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, एमए के 3rd सेमेस्टर में आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। ये मैं बहुत साल पहले से, पिछले 2 साल से इस वाली गलतफहमी को दूर करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की गलतफहमियाँ दूर नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे पास तो एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही, एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में ही उन्होंने आपका जेआरएफ निकाल लिया था, और मैंने सेकंड सेमेस्टर में जेआरएफ निकाल लिया। तो ये बात आई कहाँ से कि तीसरे सेमेस्टर में जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तब आप उसके एलिजिबल होगे। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तब मैंने एग्जाम दिया था, गोया कि मैं पहले ही एलिजिबल हो गया और वहीं पर मेरा जेआरएफ भी निकल गया। तो ये एग्जाम्पल जीती जागती एग्जाम्पल मेरे पास है कि हवाओं में बात तो कर नहीं रहा मैं। फिर उसके बाद असल प्रॉब्लम क्या है, असल ये है कि जेआरएफ के लिए या नेट के लिए, ठीक है, जेआरएफ अगर आपका निकल जाए तो आपके लिए शर्त होती है कि 3 साल के अंदर अंदर आप पीएचडी में एडमिशन ले लें। ये असल होता है। अगर आपका जेआरएफ निकल जाए तो 3 साल के अंदर आप एडमिशन ले लें। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम निकल गया, 2 साल में आपका एमए मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद जो है अगले साल में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी। और नेट के लिए क्या है, नेट के लिए शर्त यह है कि अगले 2 साल के अंदर आपका एमए कंप्लीट हो जाए, आपका पीजी कंप्लीट हो जाए। तो क्या अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट निकाल लिया तो क्या आपका एमए पूरा नहीं हो जाएगा 2 साल के अंदर? 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो गोया कि अगर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम पे भी या कब शुरुआत में भी अगर हम जेआरएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो गोया कि हमारा काम आसान हो जाएगा। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हुई। लेकिन हाँ, अगर मैं एक अलग अंदाज में नसीहत करता हूँ कि आप ट्राई करें कि सेकंड सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में बैठने की कोशिश करें। अभी के टाइम पे प्रॉब्लम हमारे साथ यारी, बच्चों की अरबी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, वो उसमें तो ना जाकर ये हिस्ट्री को रटने चले जाते हैं, तारीख़ुल अदब अरबी को रट्टा मारने चले जाते हैं। तो उनको बस नसीहत ये है कि आप इतने जल्दी से एग्जाम में ना लग जाएं, अपनी अरबी अच्छी करें, अपनी इंग्लिश अच्छी करें, फिर उसके बाद 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में 2 एग्जाम दे देना, आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक और मैं आपको बात बताता हूं कि बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में वो वाली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में वो मवाद पढ़ाया जाता है जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में काम में आ रहा होता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने अपने से भी दिए कि इफ्लू के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो मटेरियल था, ठीक है, पूरा असर जाहिलिया में पढ़ा दिया गया, शुआरा मुअल्लक़ात, फिर मुअल्लक़ात, उनकी ज़िंदगियाँ भी पढ़ाई गई, फिर उसके साथ मुअल्लक़ात में जो अशार हैं वो भी पढ़ाए गए, फिर उसके बाद असर इस्लामी, असर अब्बासी, असर उम्वी, ये सारा का सारा हमें पढ़ाया गया। वहीं पर हमने बलागा को पढ़ा, वहीं इल्म अरूज को पढ़ा, वहीं पर हमने नक़्द को पढ़ा, अदब हिंदी को पढ़ा। तो बहुत सारे डॉट्स क्लियर हो जाते हैं। जब हम टीचर से पढ़ते हैं तो एक वाइडनिंग कंसेप्ट हमें समझ में आता है कि इसमें जो है किस तरीके की डेप्थ है, कौन कौन चीज़ों को फोकस करना है।
तो अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप पूरा सेमेस्टर देख सकते हैं, पूरे चारों सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उस हिसाब से भी अगर आप तीसरे सेमेस्टर में जाएं एग्जाम देने के लिए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किस तरीके से एक बच्चा प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकता है, तो सबसे पहले वो सिलेबस को देखे, ठीक है, सिलेबस को खंगाले, 10 यूनिट है, पैटर्न को समझे, किस किस तरीके का एग्जाम है, पहले पेपर कैसा होता है, पहले पेपर में क्या करना होता है, उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से यूनिट्स हैं, फिर उन यूनिट्स में क्या क्या गहराइयाँ हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ सकता है या इंटरेस्ट होगा। वहाँ पे आप देखेंगे आईसीटी तो आपको आएगा, आईसीटी तो मैंने पढ़ा है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है, ठीक है, हायर एजुकेशन ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैथ को मैं थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा नहीं जानता हूँ, मतलब इस तरीके से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और यही चीज़ आप जो है पेपर 2 में भी करेंगे, अरबिक में भी करेंगे। तो आपको वहाँ पर पहला यूनिट मिलेगा जहाँ पर मिलेगा कि इमरुल कैस के बारे में पढ़ना है, आपको आमिर बिन कुलसूम के बारे में पढ़ना है, आपको फलाह के बारे में पढ़ना है, बशार इब्न बुर्द के बारे में पढ़ना है। तो आपको लगेगा ये तो हमने बीए अरबिक के 3rd ईयर में पढ़ लिया था, या 4th या 5th या 5 या 6th सेमेस्टर में हमने पढ़ लिया था, ये तो अच्छी बात है, मेरा पढ़ा है। अरे इमरुल कैस को तो मैं मदरसे से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को मैं मदरसे से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ये तो मुश्किल होगा ही नहीं मेरे लिए। फिर उसके बाद और दूसरे यूनिट खगा लेंगे, अल बलागा अल वादिहा, बलागा वादिहा जो 5वां यूनिट जो दिक्कत और परेशानी का सबब बना हुआ है, तब आपको वहाँ समझ में आएगा ये तो बलागा वादिहा मैंने मदरसे के 4थे ईयर में पढ़ लिया था, 5वीं साल में पढ़ लिया था। फिर बीए में आया तब भी वहाँ पर हमें फाइनेंस सर ने और फलफला जो आपकी सर होंगे उन्होंने हमें पढ़ाया था बलागा वादिहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे यूनिट्स को देख लें, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपके ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, जिनको आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। सिलेबस को देखेंगे, सिर्फ इतना करेंगे ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ है, ये वाले टॉपिक को काफ़ी अच्छा मैं कवर कर सकता हूँ, ये तो मेरा इंटरेस्ट है, बलागा है, इल्मुल अरूज है, में भी ग्रामर भी एक आता है यूनिट 10 में, या इसी तरीके से जीके, बहुत बच्चे जीके में अच्छे होते हैं, उन्होंने बीए अरबिक में ही जीके को अच्छे से कर लिया है, अरब वर्ल्ड की जीके है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो पूछी जाती हैं, करेंसी वगैरह, इसी तरीके से कैपिटल्स और राजधानियां वगैरह पूछी जाती हैं, जो एक बच्चा मदरसे में और इसी तरीके से बीए अरबिक में भी अच्छी कर लेता है। तो सिलेबस का इस तरीके से आपको अहाता करना है कि आप देखें ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज को उठाना शुरू करें। पीवाईक्यूज किसी भी साल के उठा सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट में चाहे आप किसी की बात करें, पेपर 1 की बात करें या इसी तरीके से पेपर 2 की, 2004 से लेकर 2022 तक के हमारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, तो आप किसी को भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पीवाईक्यूज आप उठा के देख सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमें इसमें क्या दिख रहा है। जो अभी टॉपिक मैंने देखे थे बलागा वादिहा मैंने पढ़ी तो है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो मेरे लेवल के ऊपर है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या इतनी डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था, इतनी गहराई में मैंने नहीं पढ़ा था। इमरुल कैस के बारे में मैंने पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ का सवाल का पूछने का अंदाज अलग है, मैंने किसी और अंदाज में पढ़ा था। मैंने शायरी तो पढ़ी है, लेकिन ये शायरी किस किस तरीके से, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। इसी तरीके से 2 जुमले आपको, एक जुमला मैं आपको बोलना चाहूँगा, सिलेबस से पता चलता है क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है ये पता चलता है सिलेबस से, और पीवाईक्यू से पता चलता है कि वो जो क्या पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस से पता चलता है व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्टडी, और पीवाईक्यू से पता चलता है हाउ टू स्टडी, मतलब कितनी डेप्थ में जाना है। बलागा वादिहा इमरुल कैस की पूरी ज़िंदगी तो पूछ नहीं लेंगे, पूछ तो पूरी ज़िंदगी लेंगे और पूरी ज़िंदगी में कहीं से भी, लेकिन आपको पता लगाना है ये पूछा जा रहा है, किस तरीके का पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, ये जो मटेरियल मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, कौन सी असल किताबें हैं जिनकी तरफ रुजू करना चाहिए। इमरुल कैस पे तो हज़ारों किताबें लिखी गई, हम हज़ारों किताबों की तरफ तो नहीं जा सकते, 3-4 किताबें हैं जहाँ से पूछा जा रहा होगा। तो उस तरीके से आपको गहराई को समझना है, पैटर्न को समझना है। और यहाँ पर अरबिक के पीवाईक्यूज के मुतालिक मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये बात कहना चाहूँगा कि अरबिक के जो पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं 2004 से लेकर 2022 तक, ठीक है, देखना तो सारे चाहिए, तकरीबन 3 से 4 मरतबा इनको लगातार आप देखें, ठीक है। इसी तरीके से 2004 से लेके 2012 का जो पैटर्न है वो अलग है, 2004 से लेके 2012 का पैटर्न है वो अलग है, थोड़ा सा इजी सा है। आज के टाइम पे एमए अरबिक का लेवल भी उससे ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। सीयूटी का, एमए अरबिक का, डीयू एमए अरबिक का, जेएनयू एमए अरबिक का, उससे लेवल ऊंचा हो गया है। फिर उसके बाद 2013 से लेके 2018 तक, 2013 से 2017-18 तक ये लेवल अलग है, ठीक है, ये लेवल अलग है और ये भी काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पर, ठीक है, बलागा वगैरह भी पूछी जाने लगी थी, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ 2004 में से लेकर 2012 तक बलागा और बहुत सारे क्वेश्चन उतने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए जाते थे, पूरा का पूरा फोकस उनका हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर पे रहता था। फिर उसके बाद जून 2018 से लेके अभी 2020 तक, सितंबर 2022 तक, जून 2018 से लेकर सितंबर 2022 तक ये पैटर्न अलग है और ये वो पैटर्न है उस
इंस्टीट्यूशन के जरिए हमसे बनाया जा रहा है, जिसे हम एनटीए के नाम से जानते हैं, और हमें भी अभी उसी का सामना करना है। तो एनटीए के जरिए अभी तक जितने पेपर कराए गए हैं, इन पेपर के बारे में जो बात मैं कहना चाहूंगा वो जरूर अपने दिलो दिमाग में रखिए कि इस तमाम के तमाम पेपर इनको हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए। ठीक है, इनको हार्ड कॉपी में अलग अलग जगहों से मिल जाएंगे, इनको निकलवा के अपने पास रख लीजिए। इनके पैटर्न को खूब गहराई में समझिए, तकरीबन 10 बार इनको पढ़ लीजिएगा अलग अलग टाइम में। पहले पढ़ा आपने, वो कितने पेपर हो जाएंगे, जून 2018 का एक पेपर 100 क्वेश्चन, दिसंबर 2018 का, ठीक है। फिर उसके बाद जून 2019, दिसंबर 2019, 2020 में एक पेपर हुआ, 2021 में एक पेपर हुआ लेकिन 2 शिफ्ट में हुआ था, तो टोटल 6 पेपर हो गए, और 2022 में अभी एक पेपर हुआ है। तो टोटल 700 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 पेपर, यानी 700 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन 700 क्वेश्चंस को अपने पास रखिए, इनको हार्ड कॉपी में लेके आइए, इनका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से समझिए कि एनटीए की सोच क्या है, ये कहां से किस लेवल पे जा रहा है। जो आज पैटर्न चेंज हुआ है, इस पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया था पूरा 1 साल पहले कि ट्रांसलेशन ये ज्यादा डालने वाले हैं, ये ग्रामर के बारे में मजीद पूछने वाले हैं। पूरा 1 साल पहले मैंने आपको इस बारे में आगाह किया था। 24 सितंबर 2021 को मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बारे में दोबारा भी मैंने उसको रीअपलोड कर दिया है। तो ये पैटर्न वहीं से समझ में आएगा। पीवाईक्यूज को एनटीए ने बनाना शुरू किया है जून 2018 से, वहां से इनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चन बनाया करती थी वो सीबीएसई कराया करती थी, उनका अलग पैटर्न हुआ करता था। इनका मिजाज थोड़ा सा अलग है। इनका मिजाज एनटीए ने पूरा लिख रखा है तमाम के तमाम उसमें कि यहां पर अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा, नंबर 1, जिसकी वजह से तमाम के तमाम पेपर में, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबिक हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, या इसी तरीके से दूसरे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट हैं, तमाम के तमाम में पैराग्राफ को ऐड कर दिया गया है। पता है ना ये क्यों चेक करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाह रहे हैं। फिर इसमें स्टेटमेंट को ऐड कर दिया गया, इसमें मैच द कॉलम को बहुत बड़ी तादाद में ऐड कर दिया गया है, जिसके जरिए वो कहना चाहते हैं कि आप एक ही क्वेश्चंस में अलग अलग यूनिट को मिला के पूरा एक क्वेश्चन बनाएं। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप ट्राई करो कि कंबाइंड नॉलेज बच्चों की चेक की जाए। ठीक है, कंबाइंड नॉलेज, ऐसा नहीं कि बच्चा एक यूनिट को पढ़ के आ गया तो पूरा हल कर पाए। एक ही क्वेश्चन में आप 4-5 यूनिट को मिला के ऐसा क्वेश्चन बनाओ। ये एनटीए ने डाला है क्वेश्चन सेटर और क्वेश्चन बनाने वालों के अंदाज में। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से, ये मैंने कहीं से बनाया नहीं है, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है कि आप कई यूनिट को मिला के एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, और वहीं पर बच्चे फंस रहे हैं और गहराई में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने क्या बोला, जून 2018 से लेकर यहाँ पर सितंबर 2022 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हार्ड कॉपी में निकलवा लेना, एक एक क्वेश्चन पर गौर करना, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई कर ली है, सिलेबस मुकम्मल कर लिया, दोबारा में आए हैं, तो फिर समझिए कि ये क्वेश्चन मुझसे तो हल नहीं हो रहा, क्यों हल नहीं हो रहा, उस पर गौर करें। मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, मुझ में क्या दिक्कत हुई, और उस तरीका जो भी क्वेश्चन आपने देखा उसकी गहराई में जाना शुरू कर दें कि इस तरह के और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे सिमिलर और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो तरफा की जिंदगी से पूछा गया है तो आप देखें कि इसी तरीके का क्वेश्चन इम्रुल कैस, ज़ुहैर, अमर बिन कुलसूम, हारिस बिन हल्लिजा, लबीद बिन रबिया, इसी तरीके से बशार इब्न बुर्द, अबू तम्माम, अख्तल वगैरह, ये और दूसरों की जिंदगियों से कैसे पूछा जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका इनके बारे में पूछा गया, मारून नक्काश के बारे में कितनी जुबानें जानते थे, इससे पहले कई मरतबा 3-4 मरतबा किसके बारे में पूछा गया, जमील सदकी ज़हावी के बारे में पूछा गया कि कितनी लैंग्वेज जानते थे, और भी कई लोगों के बारे में पूछा गया कि कितनी लैंग्वेज जानते थे, कितनी लैंग्वेज उन्हें आती थी। तो पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि अगर मारून नक्काश की लैंग्वेज पूछी गई है तो किसी और की भी लैंग्वेज पूछी जाएंगी। अगर किसी का पूछा गया है, किसी ने खिताब किया है, किसी ने अपना लेक्चर कहीं पर पेश किया है, तो किसी और के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज के जरिए पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। तो पढ़ने से पहले आप ये काम जरूर कर लें, सिलेबस को देखें और पीवाईक्यूज को देखें, यहां से अपनी शुरुआत कीजिएगा, तब इंशाल्लाह पढ़ने में भी मजा आएगा। जो आज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट हम नहीं ले पा रहे, इंशाल्लाह अगर ये काम करके आगे जाएंगे तो पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।